जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो आज फ्रेंड्स 9 जून, फटाफट 9 जून की हिस्ट्री देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हमारे इतिहास में घटी हैं, बट हम कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट 9 जून की हिस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे तो 9 जून 1964 को जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। यानी कि 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। सेकंड पॉइंट देखेंगे तो 1931 अर्थात 1931 को डोनाल्ड डक कार्टून, आप सभी नाम से ही परिचित होंगे डोनाल्ड डक कार्टून के, तो डोनाल्ड डक कार्टून को पहली बार 1931 में ही प्रदर्शित किया गया। 1949 को भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी का जन्म हुआ। तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, उनका जन्म कब हुआ? तो 9 जून 1949 को। और 9 जून को फ्रेंड्स विश्व प्रत्यायन दिवस अर्थात वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाते हैं हम 9 जून को? तो 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस अर्थात वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे के रूप में मनाते हैं। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो व्यापार और व्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और पहली बार विश्व प्रत्यायन दिवस अर्थात वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे कब मनाया गया? तो वो मनाया गया फ्रेंड्स 2007 में। तो आई होप आज की हिस्ट्री आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आज के दिन को किस रूप में मनाते हैं ये भी आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने क्लास 6 से 10 की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। हम आ गए क्लास 11 में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जा करके क्लासेस देख करके जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको जो भी डाउट है आप वहाँ से देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में करने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा हमने बताया, हम कर रहे हैं क्लास 11 और क्लास 11 में फ्रेंड्स चैप्टर 6 संचार माध्यम एवं संचार कौशल हम जो पढ़ रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है हमारी प्रीवियस क्लास में। अब हम आज इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं, बट एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं आखिर पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या। तो फ्रेंड्स, संचार के बारे में हमने देखा, संचार क्या होता है। तो ये देखिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचना अथवा संदेशों व विचारों का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। संचार के तत्व, तो संचार प्रक्रिया में 3 मूल तत्व हैं। नंबर 1 संदेश, नंबर 2 प्रेषक और नंबर 3 प्राप्तकर्ता। संचार की प्रक्रिया देखी, संचार माध्यम देखा, पारंपरिक संचार माध्यम के बारे में हमने जाना, आधुनिक संचार माध्यम क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ा, संचार प्रौद्योगिकी जानी हमने, रेडियो के बारे में जाना, टेलीविजन के बारे में जाना और बहुत सारी चीज़ों के, यानी कि ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी हो गया, गैर शाब्दिक संचार हो गया, शाब्दिक संचार, बहुत सारे चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास यानी कि इस पूरे चैप्टर में हमने कवर किया। आई होप इससे रिलेटेड आपने जो भी 2-3 क्लासेस बनी है आपने उनको देखा होगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये देखिए एनसीईआरटी फोल्डर, कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी से, तो उनके कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है, संचार शब्द से आप क्या समझते हैं? मौखिक और गैर शाब्दिक संचार की विभिन्न विधियां क्या हैं बताइए। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं अथवा संदेशों व विचारों का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। और नंबर 1 है शाब्दिक या मौखिक संचार। 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य संचार के लिए मौखिक रूप से बोले गए शब्दों को ही हम शाब्दिक या मौखिक संचार कहते हैं। दूसरा है गैर शाब्दिक संचार, वह संचार जो शब्दों के प्रयोग के बिना संकेतों द्वारा किया जाता है। गैर शाब्दिक संचार की श्रेणी में आता है, जैसे हाव भाव हो गया, इशारे हो गया, मुख मुद्राएं हो गई,
ये सारी किसके अंतर्गत आते हैं? गैर शाब्दिक संचार के अंतर्गत आते हैं। ये सब हमने पढ़ रखा है। क्वेश्चन 2, संचार प्रक्रिया में जितनी अधिक इंद्रियां शामिल होंगी संचार उतना ही प्रभावी और दीर्घ होगा। औचित्य सहित टिप्पणी कीजिए। यह कथन सत्य है कि संचार प्रक्रिया में जितनी अधिक मुद्राएं शामिल होंगी संचार उतना ही मुद्राएं नहीं है फ्रेंड्स, इंद्रियां हमारी यानी कि सेंसेस जो होते हैं, तो जितनी अधिक इंद्रियां शामिल होंगी संचार उतना ही प्रभावी और दीर्घ होगा। उदाहरण के लिए किताब पढ़ने की तुलना में टीवी पर प्रसारण अथवा जीवंत लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुति देखने से अपनी समृद्धि परंपरा के बारे में जानने समझने में अधिक आसानी होती है। जो लोग पढ़ते हैं उसका 10% याद रखते हैं, जो देखते हैं उसका लगभग 30 से 35% उनकी याददाश्त में रहता है। ऐसे लोग जो देखते और सुनते हैं वे उसका 50% या अधिक याद रखते हैं। जो लोग देखते, सुनते और करते हैं उसका 80 से 85% या उससे भी अधिक याद रखते हैं। एक दूसरे को जोड़ने वाले संचार माध्यम रेडियो, मेल, पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें बोलने व सुनने के लिए आँख, नाक, जिह्वा इंद्रियों का प्रयोग में लिया जाता है। तो ये देखिए ना, हमने इसके बारे में पढ़ा था हमारी प्रीवियस क्लास के माध्यम से। तो जितना ज़्यादा इंद्रिया यानी कि जितने हमारे सेंसेस शामिल होंगे संचार में उतनी ही ज़्यादा हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे देखिए, जो लोग देखते भी हैं, सुनते हैं और साथ साथ करते भी हैं, तो वो जो इस भी काम को वो देखते, सुनते और करते हैं वो उसका 80 से 85% या उससे भी अधिक उनके मेमोरी में रह जाता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जितनी इंद्रियां शामिल होंगी संचार प्रक्रिया में उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा और वो उतने ही ज़्यादा टाइम तक हमारी मेमोरी में रहता है। तो निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि अधिक इंद्रियों को प्रयुक्त करने पर किसी विषय वस्तु का अध्ययन स्पष्ट रूप में समझ में आता है और अस्थायी रहता है। क्वेश्चन 3 है, संचार प्रक्रिया के उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 में है, संचार माध्यम दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते? विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों की व्याख्या करें। ये देख लीजिए, जो हमने पढ़ा है ये वही है जिसमें हमने देखा था संचार माध्यम को हम 2 श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं। पारंपरिक संचार माध्यम, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा था, मेलो, रेडियो आदि जैसे पारंपरिक संचार के माध्यम हैं। फिर हमने कुछ देखा था आधुनिक संचार के माध्यम हमने देखे। तो आधुनिक संचार माध्यम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो फ्रेंड्स, आधुनिक संचार में मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीफोन हो गया, ये हमारे क्या है, ये हमारे आधुनिक ब्लूटूथ हो गया, ये हमारे आधुनिक संचार माध्यम के अंतर्गत आते। क्वेश्चन 5 है, संचार प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए। ऐसी 2 आवश्यक संचार प्रौद्योगिकियों को की सविस्तार चर्चा करें जिनमें संचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है। अपने उत्तर का औचित्य भी दे सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, हमने इसको सबको पढ़ा था। ये हमारे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब ये देखिए, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन 1 कहता है, निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम है? ऑप्शन ए सूचना देना, ऑप्शन बी विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, ऑप्शन सी विषयों से संबंधित जानकारी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इन्होंने पूछा निम्न में से कौन सा माध्यम है संचार का, तो इनमें ये सभी आ जाएंगे। यानी कि सूचना देना भी संचार का माध्यम है, विचारों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना भी संचार का माध्यम, विषयों से संबंधित किसी विषय संबंधित जानकारी देना भी ये क्या संचार का माध्यम है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन 2 देखते हैं, संचार का वर्गीकरण कितने भागों में होता है? कितने भागों में संचार का वर्गीकरण हमने देखा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वो 4 प्रकार का हमने संचार का वर्गीकरण देखा। वो कौन कौन सा देखा, कमेंट के माध्यम से आप बताइए। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 कहता है, स्वयं से संवाद करना किस प्रकार का संचार है? यानी कि खुद से बात करना किस प्रकार का संचार है? अंतरा व्यक्तित्व संचार, दो तरफा संचार, एक तरफा संचार या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, स्वयं से बात करना वो क्या है? हमारा अंतरा व्यक्तित्व संचार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इज हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, सभी व्यक्ति अपने सक्रिय समय का लगभग कितना समय सुनने, बोलने तथा जोर से पढ़ने में बिताते हैं? तो बताइए। ऑप्शन ए है 70%,
ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। तो सभी व्यक्ति अपने सक्रिय समय का लगभग 70% जो है समय वो क्या करते हैं, सुनने, बोलने और जोर से पढ़ने में बिताते हैं। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 5 कहता है जनजातीय लोगों द्वारा किए जाने वाले धूम्र संकेत, ध्यान दीजिएगा, जनजातीय लोगों द्वारा किए जाने वाले धूम्र संकेत किस प्रकार का संचार है। ऑप्शन ए अंतः संचार, संस्था संचार, क्या है, अंतः संस्था संचार। ऑप्शन बी गैर शाब्दिक संचार, ऑप्शन सी मौखिक संचार एंड ऑप्शन डी समूह संचार। तो फ्रेंड जनजातीय लोगों द्वारा किए जाने वाला धूम्र संकेत वो क्या है, गैर शाब्दिक संचार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 6 कहता है इंद्रियों की संख्या के आधार पर इंटरनेट किस प्रकार का संचार है। यानी कि इंटरनेट हमारी इंद्रियों की संख्या के आधार पर किस प्रकार का संचार है। ऑप्शन ए दृश्य, ऑप्शन बी श्रव्य, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो सेंस होते हैं उसमें हम इंटरनेट में क्या करते हैं, देखते भी हैं और साथ ही साथ सुनते भी हैं। तो ए और बी हमारा दोनों ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अर्थात इंद्रियों की संख्या के आधार पर हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो ए और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कहता है वह व्यक्ति जो संचार की प्रक्रिया को शुरू करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है ग्राही, ऑप्शन बी ग्राहक, ऑप्शन सी स्रोत, ऑप्शन डी संचालक। तो वह व्यक्ति जो संचार की प्रक्रिया को शुरू करता है उसे हम स्रोत अर्थात सोर्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। तो पारंपरिक संचार के उदाहरण कौन कौन से हैं, यानी कि ट्रेडिशनल मीडिया के उदाहरण कौन से हैं। तो ऑप्शन ए कठपुतली, ऑप्शन बी लोक नृत्य, ऑप्शन सी मौखिक साहित्य, ऑप्शन डी ये सभी। तो पारंपरिक संचार के उदाहरण कौन से हैं, तो ये सभी, यानी कि ट्रेडिशनल मीडिया में के अंतर्गत ये सारे ही आ जाते। कठपुतली नृत्य, लोक नृत्य, मौखिक साहित्य तो सभी ही हो जाएंगे। तो इसके आधार पर ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखते हैं। भारत में टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी कहता है 1959, ऑप्शन डी 1970। तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष हुई, 1959 अर्थात 1959 में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन 10 कहता है व्हाट्सएप द्वारा किए गए वीडियो कॉल किस प्रकार के संचार के माध्यम का उदाहरण है। यानी कि जो व्हाट्सएप द्वारा हम वीडियो कॉल करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो किस प्रकार के संचार के अंतर्गत यानी कि मीडिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए दूर सम्मेलन, ऑप्शन बी आपसी संदेश प्रसारण, ऑप्शन डी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन सी है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन ए इज हमारा दूर सम्मेलन राइट हो जाएगा, क्योंकि दूर से बैठे लोग एक दूसरे को देख पाते हैं, सुन पाते हैं। तो इसीलिए जो है हमारा व्हाट्सएप द्वारा किया गया वीडियो कॉल वो है दूर सम्मेलन संचार का उदाहरण है। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। संदेश से आप क्या समझते हैं। ऐसा विषय या सूचना जिसे संचारक प्राप्त करना चाहता है, स्वीकार करता है या उस पर कार्रवाई करता है, उसी को संदेश कहा जाता है। क्वेश्चन 2 कहता है संचार प्रक्रिया का क्या अर्थ है। किसी माध्यम द्वारा प्रेषक तक प्राप्तकर्ता तक सूचना के आदान प्रदान को ही संचार प्रक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन 3 है संचार प्रक्रिया के क्रम को परिभाषित कीजिए। किसने किससे क्या कब किस प्रकार किन परिस्थितियों में कहा और उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसे ही संचार प्रक्रिया का क्रम कहा जाता है। क्या क्रम है, पहले आएगा किसने किससे क्या कहा और कब कहा, ये है संचार प्रक्रिया का क्रम। आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। संचार प्रक्रिया के क्रम से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है चैनल कितने प्रकार के होते हैं। तो चैनल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर व्यक्तित्व संचार चैनल एंड जन संचार माध्यम द्वारा संचार के चैनल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चैनल कितने प्रकार के होते हैं, 2।
पहला अंतर व्यक्तित्व संचार चैनल और दूसरा है जन संचार माध्यम द्वारा संचार के चैनल। क्वेश्चन 50 क्या कहता है? संचार माध्यम क्या है? हमने प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ा था। वह साधन जो विभिन्न प्रकार की धारणाएं, विचारों, भावनाओं, नए तथ्यों, जानकारियों, अनुभवों इत्यादि को प्रसारित करने के लिए संचार की अलग अलग विधियों का प्रयोग करता है, संचार माध्यम कहलाता है। क्वेश्चन 6 देख लीजिए। पारंपरिक संचार माध्यम किसे कहते हैं? ऐसा माध्यम जिनका प्रयोग पुरातन काल से यानी कि बहुत पहले से चला आ रहा है, पारंपरिक संचार माध्यम कहलाता है। इसे संचार का देसी माध्यम भी कहते हैं। क्वेश्चन 7 है। आधुनिक संचार माध्यम को परिभाषित कीजिए। वे माध्यम जो प्रौद्योगिकी के विकास के कारण अस्तित्व में आए हैं, आधुनिक संचार माध्यम कहलाते हैं। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के विकास के कारण अस्तित्व में आए, उनका अस्तित्व हुआ है, वो उनका जन्म हुआ है, उन्हीं को हम आधुनिक संचार माध्यम कहते हैं। तो ये हो गया हमारा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। लघु उत्तरीय देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बताने का कोई मीनिंग नहीं है, वही चीज़ें बार बार रिपीट, बस ये थोड़ा सा लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन 1 वही देखिए आ गया। संचार क्या है? संचार का पारस्परिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। बस इसने पारस्परिक क्रिया दे दिया। तो एक तरफा संचार और दो तरफा संचार, यही क्या है? पारस्परिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण है। और क्वेश्चन 2 SMCRE के मॉडल का वर्णन संक्षेप में कीजिए। हमने पढ़ा था ना SMCRE का मॉडल, तो आप कर सकते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा। संचार मीडिया क्या है? संक्षेप में व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 4 कहता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है? यह कितने ABPS की दर से डाटा प्रेषित करती है? हमने पढ़ा था ना ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में, और ये भी पढ़ा था कि कितने MBPS की दर से डाटा प्रेषित करती है। तो आप लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, क्योंकि हमने इन सबको डिटेल में पढ़ रखा है। ये देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। संचार को सुव्यवस्थित रूपों में वर्गीकृत कीजिए। फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, तो इस वजह से मेरा मतलब कई बार वर्ड्स स्किप हो जा रहे हैं, तो ध्यान मत दीजिएगा। तो क्वेश्चन 1 कहता है संचार को सुव्यवस्थित रूपों में वर्गीकृत कीजिए। क्वेश्चन 2 है संचार की प्रक्रिया और उसके क्रमों का उल्लेख कीजिए, यानी कि उनके क्रमों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 3 संचार प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? आधुनिक संचार प्रौद्योगिकियां कौन सी हैं, बताएं। तो बता सकते हैं आप, ये सब हमने पढ़ रखा है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये हो गया। अभी ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको नहीं दिए हैं। तो क्वेश्चन 1 कहता है संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है विचारों, मतों को व्यक्त करने से। ऑप्शन बी कहता है ज्ञान और सूचना प्रदान करने से। ऑप्शन सी संदेश द्वारा सभी जानकारी पहुंचाने से। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, संचार यानी कि जो मीडिया है उसमें ये सभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी, यानी कि इसके अंतर्गत हम विचारों, मतों को व्यक्त भी करते हैं, अपने ज्ञान और सूचना भी प्रदान करते हैं, संदेश द्वारा सभी जानकारी को पहुंचाते भी हैं। तो हमारा संचार के अंतर्गत ये सभी आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 2 कहता है किन परिस्थितियों में ग्राही सूचना प्राप्त करता है परंतु प्रक्रिया नहीं दे पाता? वो कौन सा संचार है जिसमें ग्राही सूचना यानी कि जो रिसीवर है वो सूचना प्राप्त कर पाता है बट अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाता? ऑप्शन ए कहता है एक तरफा संचार। ऑप्शन बी दो तरफा संचार। ऑप्शन सी अंतरा व्यक्तित्व संचार। ऑप्शन डी अंतर व्यक्तित्व संचार। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा एक तरफा संचार। क्वेश्चन 3 है प्रवचन देना उदाहरण है। प्रवचन देना किस प्रकार का संचार का उदाहरण है? तो एक तरफा संचार का बोलते नहीं, प्रवचन दे रहे हैं, अपनी ही बोल रहे हैं, दूसरे की नहीं सुन रहे हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कहता है डैश के कारण ही देश के सुदूर तथा दुर्गम क्षेत्रों में संचार प्राप्त करना संभव हो पाया है, किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए है ईमेल। ऑप्शन बी रेडियो। ऑप्शन सी ब्लूटूथ। ऑप्शन डी टेलीविजन। तो फ्रेंड्स, ये देखिए क्वेश्चन क्या पर के कारण ही देश के सुदूर तथा दुर्गम क्षेत्र यानी कि जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता वहाँ पे भी संचार प्राप्त करना संभव हो पाया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये दुर्गम नहीं बोलते ना, सुदूर यानी कि
अत्यधिक दूरी पे तो आपका ईमेल हो जाता, लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में तो फिर वो रेडियो है। तो ऑप्शन बी हमारा रेडियो हो जाएगा। और क्वेश्चन फिफ्थ कहता है भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? हमने अभी देखा। ऑप्शन ए वर्ष 1959 यानी कि 1959 में। ऑप्शन बी कहता है वर्ष 1950 यानी कि 1950। ऑप्शन सी कहता है वर्ष 1951 यानी कि 1951। ऑप्शन डी के अंतर्गत वर्ष 69 यानी कि 1969। तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो फ्रेंड्स वर्ष 1959 में ही भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई। और ये देख लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि देखिए वही सारे क्वेश्चन हैं। प्रतिपुष्टि, फीडबैक का एक उदाहरण लिखिए। संचार माध्यम के कोई दो प्रभाव बताइए। संचार माध्यम क्या है संक्षेप में लिखिए। पारंपरिक संचार माध्यम की वर्तमान स्थिति स्पष्ट कीजिए। आधुनिक संचार माध्यम पर प्रकाश डालिए। आप अगर कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बट आप एक बार सॉल्व करने का कोशिश करिएगा कि आपसे ये सॉल्व हो जाए। नहीं होते तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं इनका आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगी। इनको मैं ऑन स्क्रीन आपको जो है सॉल्व करा दूंगी इन क्वेश्चन को। तो आप बताइए कि आपसे सॉल्व होते हैं कि नहीं। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर हमारा जो हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर 6 संचार माध्यम और संचार कौशल वो कंप्लीट होता है विथ क्वेश्चन आंसर्स। आई होप इससे रिलेटेड जितने भी हमने टॉपिक कवर किए, जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े, वो सारे ही आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके हर डाउट लेने का प्रयास किया जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जो भी डाउट होता है, जो भी क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। आप रिस्पॉन्स करेंगे तभी वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, मैं चीज़ें आपको बता पाऊँगी कि हाँ आपको क्या पूछना है। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे करते हैं और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।